नमस्कार विद्यार्थियों। स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित नागमती वियोग खंड का अनुशीलन कर रहे थे, जहां जायसी ने राजा रत्नसेन की परिणीता नागमती की अपार विरह वेदना को मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया है। कुहकी कुहकी जिस कोयल रोई, रक्त आंसू घूंची बन बोई। भई कर मुखी नैन तन राती, को सिराव बिरहा दुखताती। जह जह ठाडी होई बनवासी, तह तह होई घुंचिन्ह रासी। बूंद बूंद मह जानहु जीव, गुंजा गुंजी करही प्यू प्यू। तेही दुख डहे परास निपाते, लोहू बूढ़ी उठे पर भाते। राते बिंब भये तेहि लोहू, परवर पाक फाट किए गोहू। देखो जहाँ होई सोई राता, जहाँ सुरतन कही को बाता। ना पावस ओहि देसरा, ना हेमंत बसंत। ना कोकिल न पपीहरा, केहि सुनियावे कंत। प्रस्तुत काव्यांश का संदर्भ और प्रसंग दोनों ही पूर्ववत रहेगा विद्यार्थियों। संदर्भ में जहाँ हम कवि और उस काव्य कृति का उल्लेख करते हैं जिस काव्य कृति से काव्यांश या गद्यांश को लिया जाता है, तो प्रस्तुत काव्यांश कवि जायसी द्वारा रचित पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है। और प्रसंग की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश में भी कवि ने नागमती की विरह व्यथा को मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया है। तो नागमती अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त करते हुए कहती है, कुहकी कुहकी जिस कोयल रोई, रक्त आंसू घुंघची बन बोई। कि मैं कोयल के समान कूक कूक कर बहुत रोई। मेरी आंखों से रक्त के आंसू वन में चारों ओर ऐसे गिरते रहे, ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने वन में घुंघची ही बो दी हो, क्योंकि घुंघची भी लाल रंग के होते हैं। और जो आंसू, ऐसी कल्पना की है कि नागमती की विरह वेदना में जो आंसू निकल रहे थे उसमें उसके शरीर का रक्त भी साथ ही निकल रहा था। भई कर मुखी नैन तन राती, को सिराव बिरहा दुख ताती। नागमती कहती है कि रोते रोते मेरा मुख काला और नेत्र और शरीर लाल पड़ गए हैं। यहाँ कवि ने कल्पना की है कि रोते रोते नागमती का सारा शरीर विरह की अग्नि में धधक कर लाल हो गया है और केवल उसका मुख आंसुओं के कारण काला है और शेष सारा शरीर विरह अग्नि के कारण अभी भी दहक रहा है, इसलिए लाल है। ऐसे इस शरीर को कौन ठंडा करे, कौन शीतलता प्रदान करे। को सिराव विरहा दुखताती, कौन शीतलता प्रदान करे, क्योंकि यह तो विरह के दुख के कारण तप्त हो रहा है। जह जह ठाडी होई वनवासी, तह तह होई घुंघचिन्ह राशि। नागमती कहती है कि मैं वनवासिनी, यानी मैं वन में जहाँ जहाँ खड़ी होती हूँ वहीं मेरे रक्त के आंसुओं के ढेर लग जाता है और ऐसा लगता है कि घुंघचियों का ही ढेर लग गया हो। बूंद बूंद मह जानव जीव, गुंजा गुंजी करही प्यू प्यू। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे आंसुओं की एक एक बूंद में मेरे प्राण जा रहे हों और प्रत्येक घुंघची में जैसे आंसुओं में प्यू प्यू की ध्वनि उठ रही है। तेही दुख दहे परास निपाते, लोहू बूढ़ी उठे पर भाते। राते बिंब भये तेहि लोहू, परवर पाक फाट ही गोहू। मेरे इसी दुख को देखकर जो पलाश के वृक्ष हैं, परास निपाते, निपाते यानी पत्रहीन होना, कि मेरे इस दुख को देखकर, मेरी अपार विरह वेदना को देखकर ही पलाश के वृक्ष पत्रहीन हो गए हैं और मेरे आंसुओं कि उस रक्त में डूबकर लाल हो उठे हैं। पलाश के वृक्ष लाल रंग के होते हैं, तो लोहू बूढ़ी, लोहू यानी रक्त, की जो आंसुओं में रक्त निकल रहा है उसी रक्त में डूबकर ये क्या हो गए हैं, लाल हो उठे हैं। राते बिंब भये तेहि लोहू, और उसी रक्त के कारण ये जो बिंबा फल है उनका रंग भी किस लिए लाल है, उनका लाल रंग भी, वे भी मेरे उसी रक्त में भीगकर लाल हो गए हैं। परवल पाक फाट ही गेहूँ, परवल पककर पीला हो गया है और गेहूं का हृदय फट गया है। यानी यहाँ कवि ने प्रकृति की संवेदनशीलता नागमती के साथ दिखाई है। मैं जिधर देखती हूँ उधर सब भी कुछ लाल ही लाल दिखाई देता है। देखिए जहाँ सोई हुई राता, जहाँ भी मैं अपनी नज़र दौड़ाती हूँ मुझे संपूर्ण संसार में लाल ही लाल दिखाई देता है। अर्थात मेरे दुख को देखकर प्रत्येक व्यक्ति व्यथित हो उठा है। जहाँ सो रतन कहे को बाता, फिर जहाँ मेरा प्रिय है वहाँ तक मेरा संदेश कौन लेके जाए, मेरी बातों को कौन पहुँचाए। आगे की पंक्तियों में
नागमती अपने प्रिय रत्नसेन पर व्यंग्य करते हुए कहती है, ना पावस ओहि देसरा ना हेवंत बसंत, कि लगता है उस देश में ना तो पावस ऋतु होती है, ना ही बसंत और हेमंत ऋतु होती है, ना कोकिल ना पपीहरा, ना ही उस देश में कोयल है और ना ही पपीहा रहते हैं, जिसकी वाणी को सुनकर प्रिय घर को लौट आए। के ही सुनी आवही कंत, कहने का आशय है कि पावस ऋतु, हेमंत, वसंत ऋतु और इसी प्रकार कोयल और पपीहे की जो वाणी है वह काम भावना को उद्दीप्त करने वाली होती है। तो इन्हीं सबको देखकर जो नागमती की विरह वेदना है वह अत्यधिक बढ़ रही है और उसे अपने प्रिय रत्नसेन की याद और अधिक सता रही है। इसीलिए नागमती कहती है कि लगता है जहाँ मेरे प्रिय रत्नसेन रहते हैं वहाँ ना तो वर्षा ऋतु होती है, ना हेमंत ऋतु, ना बसंत ऋतु और ना ही कोयल और पपीहे की वाणी सुनाई देती है। इसी कारण उनकी जो काम भावना है वह उद्दीप्त नहीं हो रही है, उन्हें मेरी याद नहीं सता रही है और वो घर को लौट कर नहीं आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद में प्रस्तुत छंद में कवि ने नागमती के विरह व्यथित हृदय की अत्यंत मार्मिकता से अभिव्यक्ति की है। भाषा वही अवधि भाषा का सौंदर्य है, दोहा चौपाई छंद है। अलंकारों की हम बात करें तो अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूप का अतिशोक्ति अलंकारों का सौंदर्य देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ हमें हेतुत्प्रेक्षा, अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त करने के कारण हेतुत्प्रेक्षा अलंकार भी दिखाई दे रहा है। जैसे पलाश के वृक्ष का पत्रहीन होना, यह प्रकृति की एक स्वाभाविक घटना है, या बिंबा फल का लाल रंग का होना, तो इसके पीछे नागमती के आंसुओं में बहने वाला रक्त नहीं है, किंतु इसे ही नागमती ने कारण मान लिया है। अतः यहाँ हेतुत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य देखते ही बनता है। फिर फिरी रोई न कोई डोला, आधी रात विहंगम बोला, ते फिर दाधे सब पांखी, के ही दुख रैनी न लावसी आंखी, नागमती कारण कई रोई, का सोवे जो कंत बिछोई, मन चित हुते न बिसरे भोरे, नैन कजल चखू रहे न मोरे, कहसी जात हो सिंघल दीपा, तेहि सेवाती कह नैना सीपा, जोगी होई निसरासो नाहू, तब हुत कहा सदेश न काहू, नीति पूछो सद जोगी जंगम, कोई निज बात न कहे विहंगम, चारियों चक्र उजारी भे, सकसी संदेशा टेकू, कहो विरह दुख आपन बैठी सुनहि दंड एकू। तो प्रस्तुत अवतरण में विरहिणी नागमती जब बार बार रोती है और उसे अपने प्रवासी पति का समाचार जानना होता है, परंतु उसके दुख को सुनने वाला कोई नहीं होता है, तब आधी रात को एक पक्षी उसके पास आकर बैठता है। उसी स्थिति का वर्णन कवि ने यहाँ किया है। फिरी रोई न कोई डोला, आधी रात विहंगम बोला। विरहिणी नागमती की वेदना कोई भी सुनने वाला नहीं था, तब वह रात भर जंगल में भटकती रही, बार बार रोती रही, परंतु उसके दुख को किसी ने भी नहीं सुना। तभी आधी रात में एक पक्षी बोला, ते फिरी दाधे सब पांखी, पांखी यानी पक्षी, कि तुमने अपनी ज्वाला से समस्त पक्षियों को बार बार जलाया है। के ही दुख रैनी न लावसी आँखें, तुम्हें ऐसा कौन सा दुख सता रहा है जिससे तुम रात को भी आँख नहीं लगाती हो, यानी कि तुम रात के समय में भी एक पल के लिए चैन से नहीं सोती हो। तुम्हें ऐसा कौन सा दुख है, ऐसा कौन सा कष्ट है। नागमती कारण के रोई, का सोवे जो कंथ बिछोई। उस पक्षी का यह प्रश्न सुनकर नागमती अत्यधिक करुण वेदना के स्वर में कहती है कि यदि किसी स्त्री का पति उससे बिछुड़ जाए तो वह उसके वियोग में कैसे चैन से सो सकती है। वह प्रवासी मन चित हुते न बिसरे भोरे, कि वह प्रवासी प्रियतम मन चित्त से भूलने पर भी विस्मृत नहीं होता है। बिसरे यानी भूलना, उसे बिल्कुल भी भुलाया नहीं जा सकता है, उसकी स्मृति निरंतर आती रहती है। नैन कजल चखू रहे न मोरे, और इसी कारण मेरे जो नेत्रों से अश्रुधारा है वह रुक नहीं पाती। कहने का आशय है, एक पल के लिए भी मैं अपने प्रिय की याद को विस्मृत नहीं कर पाती हूँ और मेरे नेत्रों से निरंतर आंसू बहते रहते हैं। कहसी जात हो सिंघल दीपा, तेहि सेवाती कह नैना सीपा। नागमती उस पक्षी से आगे कहती है कि मेरे प्रियतम ने जाते समय कहा,
कि मैं सिंघल द्वीप यानी सिंहल द्वीप जा रहा हूँ। ते ही सिवाती कह नैना सीपा, नैना सीपा यानी जो नेत्र रूपी सीप है। तो तभी से मेरी आंखें प्रिय पति के दर्शन की लालसा में सीप बनी हुई है। जब सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है विद्यार्थियों, तब सीप में मोती का प्रस्फुटन होता है, मोती की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ नागमती कहती है कि मेरी आंखें भी जब से मेरे पति सिंहल द्वीप गए हैं सीपी के समान निरंतर खुली रहती है। किसकी आस में? जैसे सीपी स्वाति नक्षत्र की आस में उसका मुख खुला रहता है, यहाँ पति के रूप दर्शन रूपी जल को पाने के लिए सीपी की तरह आंखें खुली की खुली है। जोगी होई निसरासो नाहू, तब हुत कहा सदेस न काहू। नीति पूछो सद जोगी जंगम, कोई निजु बात न कहे विहंगम। जब से प्रियतम योगी होकर गया है, तब से उसने किसी से भी अपना संदेश नहीं कहा है। मैं नित्य ही समस्त योगियों और जंगमों से पूछती हूँ, किंतु हे पक्षी, कोई भी उसके विषय में, उनके समाचार संदेश के विषय में कुछ भी नहीं कहता है। चारियों चक्र उजारी भे सक्सी संदेशा टेकू, कहो विरह दुख आपन बैठे सुनहि दंड एकू। नागमती कहने लगी कि मेरे लिए अब पृथ्वी के चारों चक्र उजाड़ निर्जन हो गए हैं, सभी दिशाएं वीरान हो गई है, मेरी वेदना को सुनने वाला कोई नहीं है। अतएव यदि तुमसे हो सके तो मेरा संदेश सुन लो। कहूँ विरह दुख आपन बैठे सुनहि दंड एकू। यदि तुम एक घड़ी के लिए बैठ सको तो मैं तुम्हें अपना विरह दुख स्पष्ट रूप से खुलकर बता पाऊँ। तो विरहिणी नागमती की वेदना का मार्मिक चित्रण हमें इन पंक्तियों में देखने को मिल रहा है। और रात में एक पक्षी के द्वारा नागमती से करुणा विलाप का कारण पूछना कवि की संवेदना का एक श्रेष्ठ पक्ष है। अलंकारों की हम बात करें तो वही अनुप्रास, यमक, काव्यलिंग, रूपक अलंकार देखने को मिल रहे हैं। भाषा अवधी भाषा का सौंदर्य और दोहा चौपाई छंद है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।